हाँ तो हम अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम की बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, हमारा एक टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने चारों केसेस की बात की थी कि किन किन सिचुएशन में एक कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर चेंज हो सकता है। हमने बात की थी ना, कोई मुझे दोबारा से बताएगा कि क्या क्या सिचुएशंस हैं, किन किन सिचुएशंस में एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो सकता है। द सिचुएशन इन विच a company can change its registered office. किन किन The केसेस? change within local time of same town, change outside the local limits of any city, town or village. पहला केस कौन सा है? केस नंबर 1, विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द सेम टाउन, है ना? विद इन द Local लोकल limits of लिमिट same ऑफ द town. विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द जी sir. सेम टाउन। केस नंबर 2, outside the outside the local limit of the town। तीसरा केस हमारा था चेंज फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर आरओसी। और लास्ट हमने जो डिस्कस केस हमारा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब हमने एक केस का डिस्कशन अपने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था कि अगर कंपनी एक सिटी के अंदर ही, मान लो एक ही सिटी है, भोपाल है, और भोपाल के अंदर ही किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में, किसी एक कॉलोनी से किसी दूसरी कॉलोनी में, किसी एक सेक्टर से किसी दूसरे सेक्टर में चेंज कर रही है, वो केस हमने बात कर ली थी। उस केस में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, और रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म एमजीटी INC 22 फाइल करना। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? जी sir, clear. चलो, अब हमारा आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2, जब एक कंपनी एक ही आरओसी के अंडर, एक ही स्टेट के अंडर एक सिटी से दूसरी सिटी में चेंज करती है। आरओसी जो मध्य प्रदेश है, वो क्या कर रहा है, वहां पे कंपनी भोपाल से इंदौर में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया जा रहा है। भोपाल से इंदौर में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसके लिए आप सेक्शन लिखो, सेक्शन 12। सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंगली अगर कोई कंपनी एक विद इन द स्टेट, विद इन द आरओसी, बट आपका जो टाउन है, जो आपका विलेज है, जो आपकी सिटी है, वो चेंज हो रहा है, तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी, कंपनी को पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होता है, मुझे बताओगे बच्चों? When a company pass the special resolution, in which situation a company pass the special resolution? स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होता है, कौन सी मीटिंग में पास होता है? The board meeting. स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है अंडर द जनरल मीटिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है जनरल मीटिंग के अंदर। याद रखना हमेशा, जब कभी भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात हो, जब कभी भी
स्पेशल रेजोल्यूशन की बात हो, जब कभी भी यूनानिमस रेजोल्यूशन की बात हो, मोस्टली ये रेजोल्यूशन रेफर करते हैं जनरल मीटिंग को। शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग के अंदर ओआर पास हुआ, शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग के अंदर यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास हुआ। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा किसमें? शेयर होल्डर की मीटिंग के अंदर। जब कंपनी एक सिटी से दूसरी सिटी में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केस आते हैं आपके पास। पहला केस, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, अगर मैं पहला केस उठा के चलूं एग्जिस्टिंग कंपनी का, outside the local limit of any city, town, village where such office is situated at the commencement of this act or where it may be situated later by virtue of special resolution passed by the company। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी कौन सी एग्जिस्टिंग कंपनी थी? जो कंपनीज एक्ट 2000, जो कंपनीज एक्ट 2013 के लागू होने से पहले ही बनी हुई थी। यहाँ पे कौन सी एग्जिस्टिंग कंपनी की बात कर रहा है? वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के लागू होने से पहले ही बनी हुई थी, जो ओल्ड एक्ट के अंदर बनी हुई थी। अगर वो कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस किसी सिटी, किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरे टाउन में, किसी दूसरे विलेज में चेंज कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पहला केस समझ आ गया? ये कौन सी कंपनी की बात कर रहा है? एग्जिस्टिंग कंपनी का मीनिंग यहाँ पे उन कंपनी से है जो कि ओल्ड एक्ट के अंदर बनी हुई थी। कंपनीज एक्ट 2013 के लागू होने से पहले जो कंपनी बनी हुई थी। समझ आ गई? और दूसरी में अगर मैं बात करता हूं, इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी, एनी अदर कंपनी मीन्स अदर देन जो कंपनी, वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी, अगर वो कंपनी क्या कर रही है? आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ एनी सिटी, टाउन, विलेज where such office is first situated or where it may be situated later by virtue of special resolution passed at the meeting। ये मतलब कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जहां पर कोई भी नई कंपनी थी, और नई कंपनी मतलब न्यू एक्ट के अंदर बनी, जिनका पहला रजिस्टर्ड ऑफिस किसी एक सिटी में था और अब वो उस सिटी से चेंज करके किसी दूसरी सिटी में चेंज कर रहे हैं, तो भी फिर क्या करना पड़ेगा? दोनों सिचुएशनों में आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। समझ आ गई यहाँ पर? कोई डाउट? सर एग्जिस्टिंग कंपनी का तो समझ में आ गया, अदर कंपनी के अंदर जो एक ही कंपनी जो 2013 के एक्ट के अंदर बनी है वो यहाँ पे देखो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उन कंपनी की बेसिकली बात की जा रही है जो कंपनी पुराने एक्ट के अंदर थी। ये कहना चाह रहा है कि इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी outside the local limit of any city, town, village where such office is situated at the commencement of this act। commencement of this act का मतलब क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कौन सा एक्ट था? 1956 था, 1956 वो वाला एक्ट था जो कंपनी उस वाले एक्ट के अंदर बनी हुई थी, और उन कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन मान लो इंदौर में था, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के बाद उन्होंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया, मुंबई में कर लिया, नहीं सॉरी भोपाल में कर लिया। अब भोपाल में किया है तो इनको अगर चेंज करना है तो इनको स्पेशल रेजोल्यूशन, इनको भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा। और ये वो उन कंपनी की बात कर रहा है कि जो नए एक्ट के अंदर बनी, ये उन कंपनी की बात कर रहा है। अदर कंपनी मतलब जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। कोई डाउट? आगे बढ़े? नो सर, क्लियर है। ओके, आगे लिखते हैं, इन केस ऑफ कंपनीज एलिजिबल फॉर कंडक्टिंग बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट, एनी चेंज इन द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द लोकल लिमिट और एनी सिटी, टाउन, विलेज द सेम शैल बी ट्रांजैक्शन ओनली। भाई अगर कोई कंपनी
यहाँ पे लिख रहा है कि कोई भी कंपनी, आपको ये अभी समझ नहीं आएगा ये पोस्टल बैलेट होता क्या है। पोस्टल बैलेट को रेफर कर दो, रेफर चैप्टर ऑफ जर्नल मीटिंग, रेफर चैप्टर ऑफ जर्नल मीटिंग, इसको वहां रेफर कर दो। भाई किसी भी कंपनी को अगर पोस्टल बैलेट के थ्रू मीटिंग करना एलिजिबल है, कि कोई कंपनी पोस्टल बैलेट के थ्रू मीटिंग कर रही है, तो वो क्या कर सकती है, अगर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक सिटी से दूसरे सिटी में चेंज करना चाहती है, तो उसके लिए अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ रहा है, तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू क्या कर सकती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है। अभी के लिए इसको इतना समझो, पोस्टल बैलेट एक पूरा बड़ा लेंथ, एक अच्छा प्रोसीजर है, वो हम रेफर करेंगे चैप्टर नंबर जो हमारा जनरल मीटिंग का है, चैप्टर नंबर 13। कोई डाउट यहां तक किसी का? आगे बढ़ सकते हैं हम? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते? जी सर। आगे बढ़े। अब आता है केस नंबर 3। जी सर। पहले 2 केस नंबर समझ आ गए। पहले 2 केस में किसी को कोई डाउट किसी तरह का? भाई लोकल लिमिट मतलब विद इन द सिटी, आउटसाइड द सिटी, समझ आ गया। विद इन द सिटी अगर कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहा है तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? विद इन द सिटी अगर किसी कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन द सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट विद इन द सिटी, विद इन द सिटी करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, आउटसाइड द सिटी करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। केस नंबर 1 विद इन द सिटी, केस नंबर 2 आउटसाइड द सिटी। दोनों केस का पता चल गया? जी सर। अब तीसरे केस पे आते हैं, हमारा थर्ड केस, केस नंबर 3। जब एक कंपनी चेंज कर रही है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, सेम स्टेट तो आपका क्या है, सेम है, बट आरओसी क्या है, चेंज है। आरओसी क्या है, चेंज है। अगर कोई कंपनी विद इन द सेम स्टेट चेंज विद इन द सेम स्टेट change within the same state from one ROC to another ROC। समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? केस 3 हमारा क्लियर है क्या मैं कहना चाह रहा हूं? तो हम इसके बारे में बात करें शुरू? यस सर। ठीक है भाई, कोई भी कंपनी, ध्यान से सुनना बिल्कुल, अगर ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया, केस 3 जिसको समझ आ गया उसको केस 4 भी समझ आ जाएगा। केस 3 और केस 4 अप्रोक्सीमेटली एक जैसा है, थोड़े से एक्स्ट्रा कंप्लायंस है केस 4 के अंदर, लेकिन जिसको केस 3 समझ आ गया उसको केस 4 भी आराम से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान से सुनना, अगर कोई कंपनी एक आरओसी से दूसरे आरओसी में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहती है, वो तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वो एप्लीकेशन ना लगा दे। किसको? एप्लीकेशन फाइल करोगे आप टू द रीजनल डायरेक्टर, अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहती है फ्रॉम द जुरिडिक्शंस ऑफ वन आरओसी, जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी। एक आरओसी की अथॉरिटी से दूसरे आरओसी की अथॉरिटी के अंडर अगर कोई कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहती है, तो वो क्या कराएगी? पहले एप्लीकेशन लगाएगी और आरडी उसे एप्लीकेशन को क्या करेगा? कंफर्म करेगा।
पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आरडी के पास, रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। मैंने बताया था आपको एमसीए के अंडर एमसीए की वर्किंग कैसे रहती है, एमसीए के अंदर कौन कौन सी अथॉरिटी आती है। एमसीए के जो हाईएस्ट, जो सबसे टॉपेस्ट में आती है वो एमसीए है, सबसे ऊपर क्या है, एमसीए है। उसके अंदर क्या आता है, रीजनल डायरेक्टर आता है, और रीजनल डायरेक्टर के अंदर कौन आता है, रजिस्ट्रार आते हैं, आरओसी रजिस्ट्रार आते हैं। समझ आ गई, आरओसी क्लियर है। तो अगर कोई भी कंपनी जी एक सर। आरओसी से दूसरे आरओसी में अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहती है तो एप्लीकेशन किसको लगेगी, आरडी को, आरडी रीजनल को डायरेक्टर। एप्लीकेशन लगेगी। आगे बढ़े सर हाँ जी, सर हाँ जी, हाँ जी। जी सर। सर यहाँ पे कंपनी अपनी एड्रेस चेंज नहीं कर रही है, वहाँ पे बस आरओसी चेंज हो रही है, तो उस केस में ये लगेगा, नहीं, या कंपनी अपनी एड्रेस चेंज कर रही है उसमें? कंपनी एड्रेस चेंज कर रही है, कंपनी अपना एड्रेस, आरओसी, पहले आपका एड्रेस कहाँ था, मतलब इसमें आप पूरा ही चेंज कर रहे हो, आप सिटी सर ही, जैसे आप क्या कर रहे हो, देखो क्या हो रहा है, आप एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर जा रहे हो, लेकिन वो अगर दूसरी सिटी में जा रहे हो तो उसकी वजह से आपका आरओसी भी चेंज हो रहा है। मान लो मैंने बताया था आपको महाराष्ट्र है, जैसे महाराष्ट्र में क्या है, आपका जो ऑफिस था वो पुणे में था, अब पुणे में कौन था, आरओसी पुणे के अंदर था, तो आरओसी पुणे था, लेकिन अब जा रहे हो आप मुंबई के अंदर, अब मुंबई में जाओगे तो वहां तो आरओसी मुंबई है ना, आपका जब आप पुणे से मुंबई में चले जाओगे, आपका ऑफिस पुणे से शिफ्ट होके मुंबई में चला गया, तो वहां पे आरओसी भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे केस बनता है कि भाई आप एक आरओसी से ऐसा नहीं हो सकता इसमें? दूसरे आरओसी में जा रहे हो। सर इसमें ऐसा नहीं हो सकता, सर इसमें ऐसा नहीं हो सकता पुणे में रह करके हम महाराष्ट्र के आरओसी में हम अपना एड्रेस चेंज करवाएं? नहीं, महाराष्ट्र के अंदर दो आरओसी है ना ब्रदर, एक पुणे एरिया का है और एक मुंबई का है। अब पुणे के आसपास की जितनी भी, हाँ सर वही मुंबई का। पुणे के आसपास की जितनी भी सिटी है ना वो पुणे आरओसी में आती है, और जो महाराष्ट्र मुंबई के आसपास की जितनी भी सिटी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा है तो वहां पे क्या कर दिया है, वहां पे दो आरओसी दे दी है। यूपी बहुत बड़ा है तो वहां पे क्या कर दिया है, वहां पे दो आरओसी दे दी है। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है सर यहाँ पे। हाँ। अब जी सर। अब ये भी समझ आ गया कि कहाँ पे एप्लीकेशन लगेगी, आरडी के पास लगेगी। आरडी को। हाँ। दूसरा, Section 12 subsection 6 state that RD after hearing the party shall pass necessary order within a 30 day from the date of receipt of application। जब आप एप्लीकेशन लगा दोगे आरडी आपको हियरिंग के लिए बुलाएगा अपने पास, आपको जाना पड़ेगा, आपको आरडी, जो भी आरडी आपसे क्वेश्चन करेगा, आपसे पूछेगा, आपको जवाब देने पड़ेंगे। और आरडी को अगर लगा कि भाई हाँ सब कुछ ठीक है तो आरडी फिर क्या कर देगा, आपके एप्लीकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास कर देगा। समझ आ गई, जी सर। पॉइंट नंबर 3, आरडी का जो ऑर्डर आएगा, आरडी का जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर की कॉपी आपको फाइल करनी पड़ेगी आरओसी के पास, आरओसी के पास फाइल करनी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर। जिस दिन आरडी ऑर्डर दे देगा उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनल डायरेक्टर के पास सर्टिफाई कॉपी जो है आरडी के ऑर्डर की वो फाइल करनी पड़ेगी। आरडी आरओसी फिर क्या करेगा, जो ऑर्डर था उसको रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद क्या करेगा, आरओसी ऑफ द स्टेट where the registered office of the company was previously situated shall transfer all the document and paper to the new ROC। और जैसे ही आरओसी के पास ऑर्डर चला जाएगा, आरओसी ऑर्डर को देख लेगा, उसके बाद क्या करेगा, जो आरओसी है, आरओसी पुणे अपने सारे डॉक्यूमेंट किसको ट्रांसफर कर देगा, आरओसी मुंबई को, उस कंपनी के।
समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। पहले क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, अगर कोई आप मान लो आप आरओसी लखनऊ से आरओसी प्रयागराज, आरओसी इलाहाबाद में अपना आरओसी चेंज करना चाहते हो, मतलब ये कहना चाहते हो कि आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका आरओसी चेंज हो रहा है, तो वहां पे फिर एप्लीकेशन आप सबसे पहले किसको लगाओगे? बताते जाओ, किसको एप्लीकेशन लगेगी? आरडी को। आरडी को लगेगी। आरडी को एप्लीकेशन लगने के बाद आरडी क्या करेगा? सर वो ऑर्डर दे। रीजनल डायरेक्टर जो है वो हेयर करेगा पार्टी को, फिर 30 डेज के अंदर अंदर अगर उसे लगता है तो वो पास कर देगा ऑर्डर। हाँ, और उसके बाद फिर आप आरओसी को ऑर्डर फाइल करोगे। ऑर्डर फाइल करने के बाद आरओसी पूरा ऑर्डर को रिकॉर्ड कर लेगा, और उसके बाद आरओसी जो भी आरओसी है जहाँ पे आपका पहले रजिस्टर्ड ऑफिस था वो अपने सारे डॉक्यूमेंट नए वाले आरओसी को ट्रांसफर कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? ट्रांसफर कर देगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक है? जी सर। यस सर, क्लियर है। हाँ, इसके साथ आता है एक रूल 28। रूल 28 ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल, जो हमें ये बताता है जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से लगेगी। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? रूल 28 हमें ये बताता है कि भाई जो आपकी एप्लीकेशन है किस तरह से लगेगी। जब आप एक रजिस्टर्ड ऑफिस अपना चेंज करोगे, एक आरओसी से दूसरे आरओसी में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, तो आपकी एप्लीकेशन जो आरडी के पास लगेगी वो एप्लीकेशन आपकी लगेगी फॉर्म नंबर INC 23 में। जो आरडी को एप्लीकेशन लगेगी वो कौन से फॉर्म में लगेगी? INC 23 के अंदर। और इस एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच होंगे? वो डॉक्यूमेंट जो है अटैच होंगे वो हम बात करते हैं। पहला, बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। दूसरा कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर अप्रूविंग द शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तीसरा कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच होगा? डेक्लेरेशन गिवन बाय द की मैनेजरियल पर्सनल or any two director authorized by the board that the company has not default in payment of due to its workmen and has either the consent of creditor for the proposed shifting or has made necessary provision for the payment thereof। और इसमें कंपनी के जो कंपनी सेक्रेटरी हैं, कंपनी के जो CEO हैं, कंपनी के जो मैनेजर हैं या कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो डिक्लेरेशन देंगे कि भाई जो भी हमें वर्कमैन का पैसा देना था हमने उसमें किसी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया। हमें क्रेडिटर का जो पैसा देना था हमने उन क्रेडिटर से पूरी कंसेंट ले ली है, वो भी राजी हैं रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के, या फिर हमने प्रॉपर उनकी पेमेंट के लिए प्रोविजन बना रखे हैं, वो वाली डिक्लेरेशन भी आप फाइल साथ में अटैच करोगे। और क्या क्या अटैच करोगे? डेक्लेरेशन अटैच करोगे, डेक्लेरेशन नॉट टू सीक चेंज इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट वेयर केस फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ पेंडिंग। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जब आपका आरओसी मान लो लखनऊ के अंदर था, उस टाइम पे लखनऊ के अंदर जो लखनऊ वाली कोर्ट थी, कोई कोर्ट थी वहां पे आपकी कंपनी का कोई केस चल रहा था, आप और बाद में आप क्या कर रहे हो, आप आरओसी प्रयागराज के अंदर अपना चेंज कर रहे हो, तो आप ये डिक्लेरेशन भी दोगे कि भाई जो केस लखनऊ की कोर्ट में चल रहा है वो वहीं पे चलेगा, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। समझ आ गई? INC 23 जो आरडी को एप्लीकेशन लगेगी, पहले 4 डॉक्यूमेंट का पता चल गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे INC 23 के साथ? जी सर, लेकिन फोर्थ डॉक्यूमेंट में ये है कि जो जहाँ पर केस चल रहा है वहीं पर ही चलेगा, मतलब उसके अंदर आरओसी चेंज फोर्थ होगा। डॉक्यूमेंट ये है कि भाई जिस मान लो पुरानी यहाँ पे आरओसी लखनऊ जो आपका पुराना रजिस्टर्ड ऑफिस था, जिस आरओसी के अंडर आपका पुराना रजिस्टर्ड ऑफिस था, मान लो वहां पर कोई कोर्ट थी जहां पर आपका कंपनी का कोई केस चल रहा था और अभी वो पेंडिंग है, केस अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ, और आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं, तो आप डिक्लेरेशन दोगे कि भाई हम
रजिस्टर्ड ऑफिस तो चेंज करेंगे, लेकिन जो ये केस चल रहा है हम इसको चेंज नहीं करवाएंगे, यही चलेगा। समझ आ गए? जी जिस सर। कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है वो वहीं चलेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक बच्चों? पहले 4 जी पॉइंट, सर। पहले 4 पॉइंट में कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं हम? क्या हम आगे बढ़े? यस सर। जी सर। चलो, पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई क्या कहता है? जो एप्लीकेशन होती है ना ये आरडी वाली, इसकी एक कॉपी जाती है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास। इस आरडी को जो एप्लीकेशन लगाते हैं, इसकी एक एप्लीकेशन की कॉपी जाती है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके पास जाती है। Acknowledgement copy of intimation to chief secretary of the state has to propose shifting and the employee interest is not adversely affected consequent to the proposed shifting। ये कहना चाह रहा है कि भाई आप एप्लीकेशन लगाओगे, एप्लीकेशन की जो आपके पास प्रूफ होगा कि भाई हमने चीफ सेक्रेटरी को भी एप्लीकेशन भेजी थी, हमने उसको भी बताया है कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं, उसकी कॉपी भी आप एप्लीकेशन आरडी के पास जो एप्लीकेशन लगाओगे उसके साथ अटैच करोगे। प्लस आप ये भी बताओगे कि भाई चीफ सेक्रेटरी को आप ये भी बताओगे कि भाई हम रजिस्टर्ड ऑफिस तो चेंज कर रहे हैं, हो सकता है कि भाई लखनऊ बहुत दूर है और प्रयागराज बहुत दूर है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत दूर दूर है। मान लो पहले आपकी कंपनी में जब लखनऊ में थी, यहाँ के काफी सारे एम्प्लॉय काम करते थे आपकी कंपनी में, लेकिन आप अपना ऑफिस चेंज करके प्रयागराज में जा रहे हो, आपने लखनऊ वाले लोगों को हटा दिया। नहीं, आप हटा नहीं सकते ऐसे उनको। आप इसीलिए चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताओगे कि भाई अगर ये चेंज हो रहा है, हम किसी भी एम्प्लॉय को नहीं हटाएंगे। समझ आ गई? कोई डाउट? जी सर। बहुत ध्यान से सुनो बिल्कुल, नो क्योंकि एकदम इम्पोर्टेंट है। और इससे आगे वाला जब हम केस नंबर 4 पढ़ेंगे वो ऐसा ही है, 80% है, 20% उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ आ गया तो वो भी समझ आ जाएगा। तो एक एक चीज अभी ध्यान से सुनो, जितना अभी तक जितना मैंने बताया समझ आ गया आप लोगों को? जी सर, आ गया। ठीक है। द रीजनल डायरेक्टर शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन। रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा? एप्लीकेशन को प्रॉपरली चेक करेगा, और द एप्लीकेशन में बी पुट अप फॉर ऑर्डर विदाउट हियरिंग एंड द ऑर्डर आइदर अप्रूविंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन शैल बी पास विद इन 15 days of the receipt of the application completed in honest manner। रूल नंबर 28 कहता है कि भाई एप्लीकेशन जब एक बार आरडी के पास आ जाएगी, आरडी पूरी एप्लीकेशन को अच्छे से चेक करेगा। आरडी की मर्जी है, या तो बिना हियरिंग के ही ऑर्डर पास कर सकता है, या फिर वो पार्टी को बुलाएगा, हियरिंग करेगा, उनको सुनेगा, और उसके बाद उसे जो ठीक लगा या तो एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा या रिजेक्ट कर देगा, और 15 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास कर देगा। ये रूल 28 कहता है। समझ आ गए? और इसकी सर्टिफाइड कॉपी आरओसी के पास आप क्या करोगे? फाइल करोगे। इसकी सर्टिफाइड कॉपी जो होगी आरओसी के पास, ये जो मैंने 60 डे, जो यहाँ पे 60 डे है, इसको 30 डे कर लेना। ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे, ये 30 डेज है। जो आरओसी के पास ऑर्डर की कॉपी जाएगी वो 30 डेज के अंदर अंदर जाएगी। और कौन से फॉर्म में जाएगी? आरओसी के पास जो हम ऑर्डर की कॉपी फाइल करेंगे वो जाएगी INC 28 फॉर्म के अंदर अंदर। क्लियर है? कोई डाउट किसी तरह का मुझे बताओ, कहीं पे कोई डाउट हो? अगर कोई भी आरओसी, कोई भी कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस किसी एक आरओसी के जुरिडिक्शन से चेंज करके किसी दूसरे आरओसी में चेंज कर रही है, तो उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, सब क्लियर है? कहीं पे किसी तरह का कोई डाउट, कहीं पे किसी तरह की कोई शंका? क्लियर है ना सर? आगे बढ़ सकते हैं हम? जी सर। चलो, अब हमारा आता है मोस्ट
मोस्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस नंबर 4। केस नंबर 4 लिख लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब एक कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करवाती है, कम से कम 2 महीने लग जाते हैं चेंज करवाने में। एक बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है, आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, 300 पेजेस की एप्लीकेशन होती है, जिसके 3 सेट बनते हैं, 3 कॉपी बनती है। मतलब ये लगा लो कि जब एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है, उसके इतनी लेंथी एप्लीकेशन बनती है और इस एप्लीकेशन को आपको 3 कॉपी बनानी पड़ती है, 3 सेट। एक सेट रहता है आरओसी के पास, एक सेट रहता है आरडी के पास, एक सेट रहता है चीफ सेक्रेटरी के पास। चीफ सेक्रेटरी के पास। समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट? आप बड़े करें शुरू हम। नो सर। जब एक कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है, कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है, मान लो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र से कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है, कहां से? महाराष्ट्र से। और कहां पर लेके जा रही है? मध्य प्रदेश में लेके जा रही है। क्या करना पड़ेगा? बात करते हैं, करें शुरू। जी सर। चलो, सबसे पहले क्या होता है, स्टेप नंबर 1 लिखो। स्टेप नंबर 1, जब एक कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होता है, नोटिस सेंड किया जाता है। किस चीज के रिगार्डिंग? बोर्ड मीटिंग बुलाने के रिगार्डिंग। बोर्ड मीटिंग बुलाने के रिगार्डिंग नोटिस सेंड किया जाता है। बोर्ड मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है? बोर्ड मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है? मैंने बताया था लास्ट क्लास में। सर 30 डेज। बोर्ड मीटिंग का नोटिस दिया जाता है 7 डेज। जनरल मीटिंग का नोटिस दिया जाता है 21 डेज। लास्ट क्लास में बताया था ना मैंने। भूल गए? जी सर। चलो, हाँ, तो क्या है सबसे पहले? सेंड नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग दिया जाएगा 7 दिन पहले, मीटिंग होने के 7 दिन पहले नोट बोर्ड को नोटिस भेजा जाएगा, डायरेक्टर्स को नोटिस भेजा जाएगा मीटिंग बुलाने के लिए। और मीटिंग किस पर्पस के लिए बुलाई जाएगी? पहला, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। दूसरा, अप्रूविंग द नोटिस फॉर कॉलिंग ईजीएम फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तीसरा, ऑथोराइज करने के लिए डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी टू साइन द डॉक्यूमेंट। और चौथा, एंगेजमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी टू रिप्रेजेंट द कंपनी बिफोर आरडी। 4 चीजों के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी, 4 रेजोल्यूशन पास करने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। पहला रेजोल्यूशन किसके रिगार्डिंग पास होगा? कंपनी जो है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो दूसरा रेजोल्यूशन किसके रिगार्डिंग पास होगा? भाई, नोटिस अप्रूव करने के लिए, जो
स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए ईजीएम बुलाई जाएगी, उसको नोटिस को अप्रूव किया जाता है पहले बोर्ड मीटिंग के अंदर, तब वो भेजा जाता है शेयर होल्डर को। तीसरा, कंपनी के डायरेक्टर को और कंपनी सेक्रेटरी को डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए ऑथोराइज किया जाएगा। और चौथा, कंपनी सेक्रेटरी एंगेजमेंट की जाएगी। ये कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। किसी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को एंगेजमेंट की जाएगी, किसके लिए? ताकि वो क्या कर सके, कंपनी के बिहाफ पे, किसको, कंपनी के बिहाफ पे कहाँ रिप्रेजेंट हो सके? आरडी, रीजनल डायरेक्टर के सामने पेश हो सके। समझ आ गई? तो इन चीजों के लिए क्या किया जाएगा? नोटिस भेजा जाएगा बोर्ड मीटिंग के अंदर। क्लियर है? कोई डाउट? सौरभ, मंशा, स्वेक्षा, एनी डाउट? ओके, नो सर। आगे बढ़े। जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, जैसे रिलायंस जैसी कंपनी है, रिलायंस जैसी कंपनी है, तो रिलायंस जैसी कंपनी जैसे लिस्टेड कंपनी है जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, तो वो 7 दिन पहले, क्योंकि रिलायंस के अंदर लाखों शेयर होल्डर है, तो रिलायंस किस तरह से, लाखों क्या है, हो सकता है काफी सारे डायरेक्टर होते हैं, लाखों शेयर होल्डर है जिनको इन्फॉर्म किया जाता है, तो क्या किया जाएगा, 7 दिन पहले बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस है उसको पब्लिश किया जाएगा न्यूज़पेपर के अंदर, और साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज को भी उसकी साइमल्टेनियसली सेंड द कॉपी ऑफ द सेड पब्लिकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज, और साथ ही साथ उसकी कॉपी जो है स्टॉक एक्सचेंज को भेज दी जाएगी। पहला पॉइंट समझ आ गया। स्टेप नंबर 1 क्लियर है? स्टेप नंबर 1 क्लियर है यहाँ पे? जी सर। स्टेप नंबर 2, अब आते हैं, वी आर कमिंग विद स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है? होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग। होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, फिर होगी बोर्ड मीटिंग, और बोर्ड मीटिंग के अंदर जिन चीजों के लिए, जिन मैटर्स के लिए नोटिस भेजा गया था, वो सारे रेजोल्यूशन पास होंगे। कौन कौन से रेजोल्यूशन पास होंगे? रेजोल्यूशन फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, रेजोल्यूशन फॉर अप्रूविंग द नोटिस फॉर कॉलिंग द ईजीएम, रेजोल्यूशन फॉर अथोराइजेशन टू डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी टू साइन द डॉक्यूमेंट, and resolution for engagement of the company secretary to represent the company before the regional director. क्लियर है? समझ आ गई? कोई डाउट, कोई शंका? नो सर। ओके, मंशा को कोई आशंका? नो सर, नहीं ना। मिस्टर सौरभ झा? हाँ, आगे बढ़े हम। जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड है, लिस्टेड कंपनी है अगर आपकी, तो आप जो रेजोल्यूशन पास हुआ है बोर्ड मीटिंग का, उसको आप 24 घंटे के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को भी इंटीमेट करोगे। उस रेजोल्यूशन के बारे में क्या करोगे? स्टॉक एक्सचेंज को भी 24 घंटे के अंदर अंदर इंटीमेट करोगे। अगर आपसे डिले हो जाता है तो आपको रीजन भी बताना पड़ेगा कि क्यों आप 24 घंटे के अंदर अंदर इंटीमेट नहीं कर पाए। फिर भेजा जाएगा नोटिस ऑफ ईजीएम। हमारा ये आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 3 ये था। वैसे स्टेप ये वाला इसी में ही काउंट हो जाता है, इसको स्टेप नंबर 3 बोलो।
फिल किया जाएगा नोटिस ऑफ ईजीएम। नोटिस ऑफ ईजीएम कितने दिन पहले भेजा जाता है? जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले भेजा जाता है? जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले भेजा जाता है, मुझे बताओगे? हाँ जी बच्चों, मेरी आवाज आ सर रही क्या है? पूछ रहे हो? आपकी आवाज कट गई। आवाज आ रही है मेरी? कि जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले भेजा जाता है? जी सर, अब आई। हाँ, 21 डेज। 21 डेज, 21 दिन पहले। 21 दिन पहले आप सबको क्या करोगे? जनरल मीटिंग का नोटिस भेजोगे। साथ ही साथ आप जनरल मीटिंग का नोटिस किसको भेजा जाएगा? सभी मेंबर को भेजा जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजा जाएगा। अगर आपकी कंपनी की क्या है, लिस्टेड है, तो उसको भी आप नोटिस भेजोगे। नोटिस की एडवर्टीजमेंट करवाओगे, नोटिस को एडवर्टाइज करवाओगे। अगर आप क्या हो, आपकी कंपनी क्या है, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आप उस नोटिस की न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट भी करवाओगे। फिर ईजीएम होगी, ईजीएम के अंदर फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। ईजीएम के अंदर फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? और अथोराइज किया जाएगा किसको? डायरेक्टर को, कंपनी सेक्रेटरी को, कि भी वो कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल कर सकता है, साइन कर सकता है, डील कर सकता है। यहां तक क्लियर है? और जो जो डॉक्यूमेंट सर ये बार बार पहले ही स्टेप में अप्रूवल लिया एजीएम से, फिर सेकंड केस में भी एजीएम को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा, फिर इतनी बार एजीएम क्यों कर रहा है सर? एजीएम इतनी बार कहाँ हुई है? पहले हुई है बोर्ड मीटिंग, पहले होती है बोर्ड। हाँ, पहले क्या होता है, बोर्ड प्रपोज करता है, बोर्ड डिसीजन लेता है। पहले बोर्ड मीटिंग हो गई 7 डेज के अंदर। हाँ, बोर्ड पहले क्या करता है हमेशा? अप्रूवल नोटिस फॉर कॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, क्या होता है, मैं बात करता हूँ। ईजीएम पासिंग। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? जी सर। कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं। और कंपनी के मैनेजमेंट कौन देखते हैं? डायरेक्टर्स देखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर कोई काम कर रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम डायरेक्टर कर रहे हैं, लेकिन वो मालिकों से भी तो पूछेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि बिना मालिकों से पूछे। चलो, कुछ मुद्दे होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो जिनमें आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से पूरा बिजनेस आपका इम्पैक्ट होता है, जिसके लिए आपको पहले शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी। पहले तो इनको खुद मिलना पड़ेगा ना, एक बार डिस्कशन करने के लिए बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी ना इनको। पहले बोर्ड मीटिंग में पहले खुद डिस्कशन करेंगे सारे के सारे डायरेक्टर आपस में बैठ के कि भाई हम सोच रहे हैं कंपनी का डिस्कशन करने के लिए, फिर उसके बाद नोटिस पास करने के लिए। हाँ, फिर उसमें फिर ये डिसाइड करेंगे कि चलो ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो ठीक है, हम शेयर होल्डर की मीटिंग लेके आते हैं इस डेट पे, हम अप्रूव करते हैं नोटिस, हम कंपनी सेक्रेटरी को बोलते हैं कि सभी शेयर होल्डर को नोटिस भेजा जाए। फिर शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाती है और शेयर होल्डर की मीटिंग में फिर बोला जाता है कि बताओ कौन कौन एग्री है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो। अगर इन्होंने भी अप्रूव कर दिया, फिर आगे की सारी प्रोसीडिंग होती है। समझ आ गई? तभी करके ये सारा काम होता है। क्लियर है? ठीक है। अब आगे बढ़े। ऐसे ही क्या है, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी भी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को देनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं दे पाए 24 घंटे के अंदर अंदर, फिर आपको डिले का रीजन पूरा एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट हो बताओ, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। नो सर, नहीं डाउट। हाँ,
जो ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, स्पेशल रेजोल्यूशन जब आरओसी में फाइल करते हैं, कौन से फॉर्म के अंदर फाइल किया जाता है? रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी को अगर फाइल करनी है तो कौन से फॉर्म में फाइल की जाती है? फॉर्म MGT 14 में। और इस स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी को फाइल की जाएगी 30 दिन के अंदर अंदर। जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप MGT 14 फॉर्म के अंदर आरओसी को बताओगे कि भाई हमने डिसीजन ले लिया है, शेयर होल्डर ने डिसीजन ले लिया है कि कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहती है। और फिर लगेगी साथ की साथ आरडी को एप्लीकेशन, रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन। और जब रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन लगती है तो उसके लिए फॉर्म कौन सा है? INC 23। अब ये थोड़ा थोड़ा वैसा लगेगा आपको जो आपने एक आरओसी से दूसरे आरओसी के टाइम पे पढ़ा था। आरओसी को जब आप आरडी को एप्लीकेशन लगाओगे, जी सर। आरडी को एप्लीकेशन लगाने के साथ एप्लीकेशन के साथ क्या क्या अटैचमेंट लगेगी? देखो कितनी सारी अटैचमेंट है, कितनी सारी चीजें हैं जो आपको अटैच करनी पड़ेंगी। ये देखो, ये सब एप्लीकेशन के साथ लगती है। कम से कम 300 से 500 पेज तक की एप्लीकेशन हो जाती है। बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना। क्लियर है? जी सर, दिख रहे हो हाँ। खतरनाक। खतरनाक लग रहा है बहुत ज्यादा। जी सर, हाँ। यही वैसे समझने में हालत खराब हो गई। कोई नहीं, इसको फिनिश कर देते हैं। मैं यही करवाऊंगा, उसके बाद क्लास रोक दूंगा यहीं पे, ठीक है ना? जी सर, ठीक है। चलो, एप्लीकेशन टू आरडी। आरडी को एप्लीकेशन लगाते टाइम आरडी को एप्लीकेशन लगेगी फॉर्म INC 23 के अंदर। जी सर। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा उन डॉक्यूमेंट का कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना, सिर्फ इन डॉक्यूमेंट तक ही कराऊंगा। तो सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हाँ, क्या कह रहे हो क्या मनीषा? रिक्वायर्ड होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। तो मतलब इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्या कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अच्छा अटैचमेंट होगी पूछ सकते हैं। शिफ्टिंग करने जब के लिए। आपसे अगर आपसे ये पूछ लिया ना, व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, आपको सारा बताना पड़ेगा, एवरीथिंग। क्या क्या लगेगा एप्लीकेशन के साथ, क्या क्या लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। यू हैव टू गिव एवरीथिंग। आपको सारा बताना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज द लैंग्वेज ऑफ द लॉ, यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग। आपको सब कुछ मेंशन करना जी है, सर। ठीक है ना? जी सर, ठीक है। यहीं तक कराऊंगा। एक बार डॉक्यूमेंट पूरे समझ लो अच्छे से, भाई क्या क्या आपकी डॉक्यूमेंट लगेंगे। छोटा छोटा नोट लिख लो, मैं सारा एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, वो शॉर्ट फॉर्म ही आपको याद करना है। INC 23, INC 23 क्या है बताओगे? INC 23 क्या है मुझे बताओगे? सर एप्लीकेशन है वो, एक फॉर्म में आई एप्लीकेशन है जो आप आरडी को फाइल करोगे। 23 इट इज एन एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो आप फाइल करते हो, फॉर्म में डिसाइड करते हैं फाइल आरडी टू को। द आरडी। आरडी को जो एप्लीकेशन फाइल होती है, ठीक है? इस एप्लीकेशन के साथ सबसे पहले लिखते जाओ कॉपी ऑफ MOA एंड AOA, ये अटैच होगी। दूसरा, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तीसरा, कॉपी ऑफ
minutes of journal meeting, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जर्नल मीटिंग। चौथा, एफिडेविट, एफिडेविट वेरीफाइंग द एप्लीकेशन। पहली 4 अटैचमेंट का पता चल गया। पहली 4 अटैचमेंट का पता चल गया। कॉपी ऑफ एमओए, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जर्नल मीटिंग, और चौथा एफिडेविट वेरीफाइंग द एप्लीकेशन। जी सर ये एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट क्या होता है? कंपनी ने, मान लो कंपनी के डायरेक्टर ने आरडी में एप्लीकेशन लगाई, तो वो साथ में एप्लीकेशन के एफिडेविट भी लगाएंगे। एफिडेविट में क्या कहेंगे? वो जो कुछ भी एप्लीकेशन के अंदर लिखा है, जो कुछ भी एप्लीकेशन के साथ दिया गया है, वो सब कुछ हमारी नॉलेज के अनुसार है, हमारे नॉलेज में है, हमें सब कुछ पता था, वो देंगे ताकि वेरीफाई कर सके भाई हाँ आप जो साइन कर रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट एक तरह से यस, फैक्ट को क्या करना, एक्नॉलेज करना। समझ आ गई? वो होता है एफिडेविट। वो एफिडेविट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसपे आप क्या करते हो, कंफर्म करते हो, वेरीफाई करते हो भाई जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, मेरी आंखों के आगे हुआ, मुझे इस सब का पूरा पता है, ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये सारी फैक्ट हैं। क्लियर है? जी सर ठीक है। आगे बढ़े। हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। कल सीएस का रिजल्ट आ रहा है, तुम लोग खुश हो? सर कैसा रहा? आज है ना रिजल्ट? तो सीएस का कल रिजल्ट आ रहा है, तो तुम बच्चे खुश हो या नहीं हो? कल आ रहा। सीएस एग्जीक्यूटिव का, सीएस प्रोफेशनल सर मैं का। तो खुश हूँ क्योंकि मेरा नहीं है। खुश हो तुम लोग या नहीं? तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में किसी का आ रहा है रिजल्ट कल? सर अभी तो सब एग्जीक्यूटिव वाले हैं। चलो कोई नहीं। ये क्या हो गया यार? हाँ, यहाँ तक समझ आ गया था अभी तक? जो मैंने बताया 4 अटैचमेंट जो अभी तक बताई, समझ आ गया था वो? जी सर आ गया सब। आगे बढ़े। 5th अटैचमेंट जो लगेगी वो लगेगी लिस्ट ऑफ जी सर। क्रेडिटर, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर, कंपनी के लिस्ट ऑफ क्रेडिटर जो होंगे, कंपनी के लिस्ट ऑफ डिबेंचर जो होंगे वो लगेंगे। एफिडेविट लगेगा जो वेरीफाई किया जाएगा जिसमें लिस्ट ऑफ क्रेडिटर को। एफिडेविट लिस्ट ऑफ क्रेडिटर को भी वेरीफाई करने के लिए अलग से एफिडेविट दिया जाएगा। एफिडेविट वेरीफाई द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर।
समझ आ गया। 7वां पॉइंट, डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। आपने एप्लीकेशन फीस पे की, उसका भी प्रूफ दोगे। डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, उसका भी प्रूफ जाएगा। बोर्ड रेजोल्यूशन की सर्टिफाइड कॉपी भी अटैच होगी। बोर्ड रेजोल्यूशन की सर्टिफाइड कॉपी भी अटैच होगी। किस चीज के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन? अल्टरेशन ऑफ एमओए एंड पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए। इस चीज के लिए भी बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी अटैच होगी। समझ आ गई? क्लियर है? सर किस चीज के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी? अल्टरेशन। जो बोर्ड रेजोल्यूशन हमने स्टेप 1 में पास किया था ना, स्टेप 2 के अंदर जो बोर्ड रेजोल्यूशन, जी सर। उस बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी भी अटैच होगी। क्लियर है? कोई डाउट? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है बच्चों मेरी आवाज? अभी आ रही है मेरी आवाज आप लोगों को? सुरेक्षा मेरी आवाज आ रही है? मिस मंशा? जी सर, अब आ रही है। चलो यस सर, अब आ रही है। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक अभी तक जो क्लियर बताया है, क्लियर है यहाँ तक की सारी अटैचमेंट? जी सर। हाँ। यस सर। अगली अटैचमेंट लिखो, जो ये रहने दो, इसको रहने दो, इसको काट दो, इस वाली अटैचमेंट को। जो इंपॉर्टेंट अटैचमेंट है वो बताओ। अगली अटैचमेंट लिखो, आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट कौन देगा? हमने जब आरओसी वाले उसमें पढ़ा था कि जो कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल है, कंपनी का कोई कंपनी सेक्रेटरी है या कंपनी का कोई डायरेक्टर है, 2 डायरेक्टर, वो भी एफिडेविट देंगे कि उन्होंने पूरी इंक्वायरी की है, दे हैड मेड फुल इंक्वायरी। जो ये लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बनी हुई है, ये पूरी की पूरी क्या है? फैक्ट के ऊपर बनी हुई है, एकदम ठीक है। ये एफिडेविट दिया जाएगा, एफिडेविट बाय द कंपनी सेक्रेटरी and not less than 2 director of the company, 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। किसके रिगार्डिंग? that they have made full inquiry, उन्होंने पूरी इंक्वायरी की है into the affair of the company। और वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है, उनके ओपिनियन में, एंड सो दे हैव फॉर्म एन ओपिनियन, उनका ओपिनियन है कि जो ये लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बनी हुई है, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां तक करना समझ आ गई? अगली लीगल, यहां तक की अटैचमेंट समझ आ गई? जी सर। हाँ। सबसे लेंथी प्रोसीजर होता है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस का। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये बहुत है, इसमें हमारी नेक्स्ट क्लास भी निकलेगी पूरी। एक लेंथी प्रोसीजर है ये। बस अभी मैं आपको अटैचमेंट बता देता हूँ। और एफिडेविट कौन दिया जाएगा? एफिडेविट दिया जाएगा डायरेक्टर के द्वारा। कंपनी के डायरेक्टर एफिडेविट देंगे दैट नो एम्प्लॉय शैल बी रिट्रेंच। रिट्रेंच का मतलब होता है निकालना। हैज अ consequences of shifting of registered office from one state to another state। ये कह रहा है कि भाई किसी भी डायरेक्टर को नहीं, डायरेक्टर क्या है, एफिडेविट देंगे कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया जा रहा है, और इस चेंज की वजह, मान लो कुछ लोग महाराष्ट्र के थे, अब रजिस्टर्ड ऑफिस मध्य प्रदेश में चला गया है, और जिसकी वजह से कम, वो खुद छोड़ दे वो अलग बात है एम्प्लॉय, लेकिन कंपनी किसी को नहीं निकालेगी। ये एफिडेविट भी डायरेक्टर के द्वारा दिया जाएगा। समझ आ गई? ठीक है सर। जी सर।
a copy of acknowledgement of service, copy of the application with complete annexure to the registrar, chief secretary of the state government, union territory, SEBI, regulatory authority, as the case may be, where the registered office is situated at the time of filing the application. आप एक्नोलेजमेंट भी देके चलोगे, आप प्रूफ भी देके चलोगे। प्रूफ किस चीज का? प्रूफ ऑफ एक्नोलेजमेंट ऑफ सर्विस, कि भाई आपने जो आप आरडी को एप्लीकेशन लगा रहे हो, उस एप्लीकेशन की आपने कॉपी जो है किस किस को दी है? चीफ सेक्रेटरी को भी भेजी है, आरओसी को भी भेजी है, सेबी को भी भेजी है, या कोई भी दूसरी अथॉरिटी है उनको भी भेजी है विद इन द टाइम। समझ आ गई? जी सर ठीक है। कोई डाउट? ये दोबारा से बताओ। आगे नो बढ़े? सर डाउट नहीं। प्रूफ ऑफ सर्विस बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट इंडिविजुअल नोटिस टू द डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। आप ये भी बता के चलोगे कि भाई हमने डिबेंचर होल्डर, हमने क्रेडिटर को भी नोटिस भेजा है, उनको बताने के लिए, उनसे एनओसी लेने के लिए कि भाई हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग भी हमने क्या भेजा है? नोटिस भेजा है। क्लियर है? जी सर ठीक है। Detail that objecting creditor, depositor, debenture holder have been discharged with their due that has given consent। आप ये डिटेल भी बता के चलोगे कि भाई कोई भी क्रेडिटर था, कोई भी डिबेंचर होल्डर था जिसको दिक्कत थी, वो नहीं चाहता था कि भाई यहाँ से कंपनी का ऑफिस चेंज होके दूसरे राज्य में जाए, तो आप ये बता के चलोगे कि भाई जिसको दिक्कत थी उसको आपने पैसे वापस कर दिए हैं, और जिसको दिक्कत नहीं थी उसने अपनी कंसेंट आपको दे दी है। इसके बारे में भी आप बता के यहाँ पर चलोगे। आप ये भी बताओगे कि कंपनी के अगेंस्ट अगर कोई इंक्वायरी चल रही है, कंपनी के अगेंस्ट अगर कोई केस चल रहा है, कंपनी के अगेंस्ट अगर किसी डिपार्टमेंट की इंस्पेक्शन चल रही है, तो अगर कोई भी केस, कोई भी इंक्वायरी कंपनी के खिलाफ चल रही है, तो उसके बारे में भी पूरी डिटेल बता के यहाँ पर चलोगे। समझ आ गई? कंपनी जब अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर रही है, तो इसके लिए कंपनी को एप्लीकेशन फाइल करने की, जब कंपनी आरडी को एप्लीकेशन फाइल करेगी, उसके एक महीना पहले न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट देगी कि भाई कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर रही है, जिसको ऑब्जेक्शन है वो अपनी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। उस नोटिस की कॉपी भी साथ के साथ अटैच होगी। क्लियर है? समझ आ गई? जी सर ठीक है। कोई डाउट?